नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। दरअसल रक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से तैयार हो चुका है C295 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देने के लिए, जिसके तहत 9 C295 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी को मिलेंगे और जो 6 एयरक्राफ्ट हैं वो कोस्ट गार्ड को दिए जाएंगे। ऐसे में एयरबस डिफेंस को C295 एयरक्राफ्ट के शुरुआती बैच में कुछ बदलाव करने होंगे, जिससे कि इसे मैरीटाइम जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सके। हालांकि जो बाकी के एयरक्राफ्ट हैं वो टाटा एयरबस फैसिलिटी में ही बनेंगे, जो कि गुजरात में तैयार हो रही है। वहीं DRDO इस पूरे प्रोजेक्ट में मल्टी मोड रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमरास और सोनार बॉयज को लगाएगा। यानी कि भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड को भी C295 एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। DRDO की इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक नेक्स्ट जनरेशन टारगेटिंग पॉड पर काम कर रही है और ये जो पॉड है ये लॉन्ग रेंज में यानी कि लंबी दूरी में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिशन में अपने टारगेट को पहचान सकता है। कहा जा रहा है कि इसके 2 प्रोटोटाइप अगले 15 महीनों में टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद इन नेक्स्ट जनरेशन टारगेटिंग पॉड को इजरायली लाइटनिंग 5 टारगेटिंग पॉड से बदला जाएगा, सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स के साथ। और साथ ही साथ DRDO एक हल्के यानी कि लाइटर नेक्स्ट जनरेशन टारगेटिंग पॉड को भी तैयार कर रहा है, जिसे कि आर्चर आर्म्ड UAV में भी लगाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। वियतनाम के इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो 2022 में ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन का स्टॉल भी लगा है। इस दौरान वियतनाम के सीनियर अधिकारियों ने ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन के स्टॉल का दौरा किया और ब्रह्मोस एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत ने 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस एयर लॉन्च वेरिएंट की पेशकश वियतनाम को कर रखी है, क्योंकि वियतनाम भी 35 यानी कि 35 Su-30 फाइटर जेट्स और 22 यानी कि 22 Su-27 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है। इसके अलावा HAL और ब्रह्मोस एरोस्पेस संयुक्त रूप से वियतनाम को एक और ऑफर किया है, जिसके तहत उनके सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम को बदला जाएगा ताकि इसमें ब्रह्मोस एयर लॉन्च वेरिएंट को लगाया जा सके और साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट में पूरे मिसाइल सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में दोस्तों एक बात बताई थी कि भारतीय नौसेना ने अपने 2 सी गार्डियन जो ड्रोन्स हैं उनकी लीज की समय सीमा को बढ़ा दिया है, जो कि जून 2024 तक बढ़ गई है। ऐसे में अब कुछ खबरें सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना 2 और MQ-9B ड्रोन्स को लीज पर लेने वाली है, जब तक कि 20 ड्रोन जिसे खरीदा जाना है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए वो डील पूरी नहीं हो जाती है। वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना सी गार्डियन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके बेहद खुश है, लेकिन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना इस तरफ अपना रुझान नहीं रखती है, जिसका कारण है इनकी कीमत ज्यादा होना। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों HAL अब रशिया से सुपर सुखोई अपग्रेड को लेकर फाइनल बातचीत कर रहा है, जिससे कि भारत को रशिया की सुखोई कॉर्पोरेशन से मंजूरी मिल सके, ताकि भारतीय वायुसेना के शुरुआती 150 Su-30 फाइटर जेट्स में भारत निर्मित इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स को लगाया जा सके। वहीं भारतीय वायुसेना चाहती है कि इसमें नया इंजन लगाया जाए। ऐसे में रशिया ने भारत को सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत रशियन सिस्टम और इक्विपमेंट्स लगाने का ऑफर किया है, जो कि उसके Su-30 SM का हिस्सा है। और साथ ही रशिया ने अपने ऑफर में पुराने 122.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास वाले AL-31F इंजन को नए पावरफुल AL-41F1S इंजन से बदलने की भी बात कही है, जो कि 137.3 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है, वो भी आफ्टर बर्नर के साथ, और इमरजेंसी में ये 142.2 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास को जनरेट कर सकता है। आपको बता दें कि AL-41F1S इंजन एक बेहतर फ्यूल कंजम्पशन के साथ आएगा। इसके अलावा इसका एंड्योरेंस भी बेहतर है और 4000 फ्लाइट घंटे के बाद इसका ओवरहॉल किया जा सकता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है और इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से सैनिक घायल हुए हैं। ये घटना तवांग जिले के यंगेस्टे में हुई है। बताया जा रहा है कि ये घटना रात के समय में हुई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घायलों की संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है। सूत्रों के अनुसार ये भी खबर आ रही है कि ये जो क्लैश हुआ है यानी कि ये जो झड़प हुई है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के विवादित खंड में हुई है। दोस्तों ये गलवान हिंसा के बाद यानी कि 2020 के बाद ये दूसरी घटना है जहां पर दोनों सैनिकों की शारीरिक रूप से भिड़ंत हुई है और इस क्षेत्र में तो कई बार पहले भी आमना सामना हो चुका है, लेकिन बाकी खबरें क्या आती हैं वो मैं आपको कल ही अपडेट में क्लियर कर पाऊंगा। दोस्तों पूर्वी लद्दाख और सिक्किम के क्षेत्र में चाइना घुसपैठ कर रहा है और वो हमेशा से करता रहा है। अब भारतीय सेना ने चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पूर्वी लद्दाख से सिक्किम तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ड्रोन तैनात करने की योजना बनाई है, जो कि 48 घंटे तक मिशन को अंजाम दे सकते हैं। चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध के बावजूद खबरें सामने आ रही हैं कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर और सिक्किम के साथ साथ
आसपास के क्षेत्रों में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उन्नत निगरानी क्षमताओं और लंबे समय तक टिके रहने वाले नए ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं ताकि चीन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। कहा यह भी जा रहा है कि एक स्क्वाड्रन को जो कि ड्रोन्स के होंगे उन्हें पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जाएगा, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन पूर्वी चिकन नेक सेक्टर के करीब होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय बलों को ये ड्रोन सैटेलाइट संचार लिंक के साथ मिले हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात सामने नहीं आई है कि ये जो नए ड्रोन है क्या उनमें हथियार लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत प्रोजेक्ट चीता पर भी काम कर रहा है, जिसके तहत सुरक्षा बल इजराइल के हेरॉन के अपने मौजूदा बेड़े को बेहतर संचार सुविधाओं और मिसाइलों के साथ अपग्रेड करना चाहते हैं ताकि भारत लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सके। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अडानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा भारत में तैयार किया गया मीडियम रेंज टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम हर्मीस 450 को भारतीय सेना खरीदना चाहती है, क्योंकि भारतीय सेना अभी वर्तमान में इजरायली निर्मित सर्चर मार्क 2 का इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान और चीन सीमा के साथ। ऐसे में भारतीय सेना इस नए ड्रोन को खरीदना चाहती है। आपको मालूम है कि अडानी डिफेंस सिस्टम इजरायली एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर इन ड्रोन्स का निर्माण करती है। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने हर्मीस 450 और हर्मीस 900 मेल अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए अडानी डिफेंस के साथ बातचीत करना शुरू किया है। भारतीय सेना हर्मीस 450 चाहती है, जबकि भारतीय वायुसेना हर्मीस 900 को चाहती है। दरअसल भारतीय सेना को भी हर्मीस 450 के लिए कंपनी की तरफ से एक रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन मिली है, जिसके तहत इसके यूजर ट्रायल्स और इनका मूल्यांकन भारतीय सेना कर सकती है। लेकिन अभी ये बात साफ नहीं है कि भारतीय सेना इनकी खरीद कितनी संख्या में करेगी, क्योंकि दोस्तों दूसरी तरफ डीआरडीओ अपने रुस्तम 1 ड्रोन को भी तैयार कर रहा है, जो कि इसी श्रेणी में आता है, जो कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अगर हर्मीस 450 की भी बात करें तो ये एक मल्टी रोल हाई परफॉर्मेंस टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। इसका इस्तेमाल काउंटर टेरर ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। साथ ही इस ड्रोन में हाइपर स्पेक्टिकल सिस्टम लगाया गया है, जो कि बड़े एरिया को स्कैन कर सकता है, और इसके अलावा अन्य कई पेलोड्स इसमें लगाए गए हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भूटान से आ रही है। कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना भूटान के ऊपर प्रेशर बना रहा है, और धमकाने की आदत तो चाइना की पुरानी है ही। कहा जा रहा है कि चीन ने भूटान को भारत के साथ गठबंधन करने को लेकर धमकी दी है। नेपाल की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि क्षेत्रीय विवादों को भड़काने के लिए चीन अब भूटान को भारत के साथ गठबंधन करने के लिए परेशान कर सकता है, क्योंकि चीन का मानना है कि उनके देश के लिए भूटान की विदेश नीति भारत के प्रभुत्व और नियंत्रण से प्रभावित है। ये शब्द को आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो चाइना को ये लगता है कि भारत ने भूटान पर पूरी तरीके से अपना प्रभुत्व जमा रखा है। हालांकि पहले चीन और भूटान के संबंध अच्छे हुआ करते थे, लेकिन 1949 में जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, उसके बाद से ये संबंध खराब हो चुके हैं। चीन ने तो 1954 और 1958 के नए नक्शों में भूटान के 300 वर्ग मील क्षेत्र पर अवैध कब्जा करके एक नए विवाद को भी बढ़ा दिया। लेकिन उस समय भारत सामने आया और 1961 में भूटानी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने के लिए भूटान में भारत ने अपनी सैन्य प्रशिक्षण टीम को तैनात कर दिया। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना ने अपने स्पेशल फोर्सेस में महिलाओं को भर्ती करने का ऐतिहासिक फैसला किया है, जिसमें उन्होंने तीनों रक्षा सेवाओं में पहली बार मार्कोस के रूप में सेवा करने की अनुमति मिली है। आपको बता दें कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के स्पेशल फोर्सेस में कुछ विशिष्ट सैनिकों को शामिल किया जाता है, जिन्हें कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। ये गुप्त अभियान को अंजाम देने में काफी सक्षम होते हैं। अब तक ऐसे खतरों से केवल पुरुष ही गुजरते थे, लेकिन अब महिलाएं भी इसका हिस्सा बनेंगी। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि नौसेना में महिलाएं अब समुद्री कमांडोज यानी कि मार्कोस बन सकती है, यदि वे मानदंडों को चुनती हैं या उन्हें पूरा करती है। ये वास्तव में भारत के सैन्य इतिहास में एक वाटरशेड है, लेकिन किसी को सीधे स्पेशल यूनिट में शामिल नहीं किया जाएगा। पहले लोगों को इसके लिए वॉलंटियर के तौर पर काम करना होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। भारत की तीनों सेनाओं में करीबन 1.35 लाख कर्मियों की कमी है और भारतीय थल सेना में सबसे ज्यादा पद खाली पड़े हैं। भारतीय सेना में कुल मिलाकर 1.18 लाख पद खाली पड़े हैं। इस बारे में लोकसभा में जानकारी दी गई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने कहा कि 30 दिसंबर तक भारतीय नौसेना में कुल 11,587 कर्मचारियों की कमी का अनुमान लगाया गया था। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2022 तक भारतीय वायुसेना के खाली पदों की संख्या 5,819 थी। सरकार ने कहा कि भारतीय सेना में खाली पदों में जेसीओ समेत अन्य रैंकों के कर्मचारियों की संख्या खाली है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर या अन्य रैंकों पर 1,18,485 रिक्तियां थी। उन्होंने कहा कि सेना में जेसीओ और ओआर के लिए 40,000 रिक्तियों के लिए विज्ञापन भी दिया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है कलादान प्रोजेक्ट को लेकर। दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच में जो कलादान प्रोजेक्ट है वो अब फिर से शुरू होने जा रहा है। दरअसल 2 साल पहले
युद्ध की वजह से म्यांमार के रखाइन राज्य में कलादान परियोजना को रोक दिया गया था, लेकिन अब म्यांमार की तरफ से कहा जा रहा है कि यह काम जल्द ही शुरू होगा, क्योंकि म्यांमार का जो सिटवे बंदरगाह है वो भारत सरकार के साथ उनका द्विपक्षीय समझौता है। इसका इस्तेमाल द्विपक्षीय व्यापार के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ इस बंदरगाह को एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार बंदरगाह में भी बदला जाएगा, जो कि भारत के कलादान प्रोजेक्ट परियोजना की रणनीति का हिस्सा भी है, और यहाँ पर नया बंदरगाह जल्द ही खुलेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। रूस के विदेश मंत्री सरगाई लावरोव ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। लावरोव ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के साथ परिषद में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत वर्तमान में आर्थिक विकास के मामले में अग्रणी देशों में से एक है। भारत के पास विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में व्यापक राजनीतिक अनुभव भी है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, चेन्नई स्थित डेटा पैटर्न, जो कि डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए रडार बनाती है, लेकिन अब उनका कहना है कि वो अब सैटेलाइट्स का भी निर्माण करेगी। दरअसल डेटा पैटर्न ने कहा कि वो नैनो सैटेलाइट्स को विकसित करना चाहता है। इसके अलावा वो 100 किलोग्राम से 120 किलोग्राम के सैटेलाइट्स बनाने की योजना पर भी काम करेगा। आपको बता दें कि इस कंपनी को डीआरडीओ से 363 करोड़ रुपए के डीप स्पेस सर्विलांस रडार के भी ऑर्डर मिले हैं। ये रडार अंतरिक्ष प्रक्षेपणों को ट्रैक करने में सक्षम होंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का कल सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान को दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में बनाया गया है। ये चंद्रयान अप्रैल 2023 के आसपास चंद्रमा पर पहुंचेगा। मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र के अनुसार राशिद चंद्रयान अत्यधिक मूल्यवान डेटा और छवियां यानी कि फोटोज प्रदान करेगा। साथ ही सौर प्रणाली की उत्पत्ति, हमारे ग्रह और जीवन से संबंधित मामलों पर वैज्ञानिक डेटा भी संग्रहित करेगा। तो फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।